कक्षा 10 के सभी छात्रों को नमस्ते। कल भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पाठ से एनसीईआरटी के प्रश्न 18 नंबर तक के वीडियो आप लोगों को दिए गए थे। आज प्रश्न नंबर 21 से लेकर के 24 नंबर तक के वीडियो देने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ में आ सकें और उन्हें आप आसानी से याद कर सकें। तो जो प्रश्न नंबर 21 था, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक विकास हुआ है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान का उल्लेख करना है, उसका वर्णन करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। भाई, किसी भी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र सबसे बड़ा योगदान देता है। सार्वजनिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार के द्वारा बनाए गए नियम और कानून वहां पर लागू होते हैं। देश में जितने भी बड़ी परियोजनाएं संचालित हैं, उन सभी परियोजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र ही हिस्सेदारी करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, बांधों का निर्माण, बिजली का उत्पादन, रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी जो बृहद, जिसमें बहुत अधिक धन की आवश्यकता लगती है, उन सभी व्यवस्थाओं को करने में सरकार ही अपनी हिस्सेदारी देती है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं, उनका जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि वे सारी सुख सुविधाओं की जो वस्तुएं हैं प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। यानी उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का उद्देश्य होता है। इसके अंतर्गत मैंने आपको उदाहरण दिए। इसके अतिरिक्त सरकार ऐसे कार्य भी करती है सार्वजनिक, जिससे जनता का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। जैसे वो गरीब किसानों से एक उचित मूल्य पर अनाज को खरीद करके कम दाम में सार्वजनिक वितरण की जो दुकानें होती हैं, जो हम ग्रामीण क्षेत्र में कोटा कहते हैं, उन दुकानों में सस्ती दरों पर गल्ला उपलब्ध करा करके जन कल्याण की भावना को बढ़ावा देती है, जिससे सभी को पोषण प्राप्त हो सके। यदि यह सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के द्वारा ना प्रायोजित किया जाए तो उसे कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति में एक लाभ का उद्देश्य छुपा होता है, एक लालच छुपा होता है, जिस कारण से वह आर्थिक विकास को महत्व न दे करके वह संपूर्ण अपना विकास के बारे में सोचने लगता है। अधिक से अधिक धन लाभ कमाने की चेष्टा करने लगता है। तो ये सार्वजनिक
क्षेत्र के जो वस्तुएं हैं जिससे हमारा राष्ट्र विकास करता है, चाहे वो बांधों के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था ही क्यों ना हो, क्योंकि यदि सिंचाई की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है तो उससे हमारी फसलें का उत्पादन जो है अधिक होता है, जिससे देश का आर्थिक विकास होता है। यदि सस्ती दरों पर हमें बिजली उपलब्ध न हो पाए तो निश्चित है कि उद्योग जो प्रतिस्पर्धा करते हैं अन्य राष्ट्रों से, वो स्पर्धा में हम लोग पीछे और हो जाए। कोयले की खान से यदि हम सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से कोयला न निकाल करके उद्योगों को या बिजली के उत्पादन में उसका प्रयोग ना करें और उसे हम प्राइवेट सेक्टर में रख दें, तो निश्चित है कि बिजली की दरों में भी बढ़ोतरी हो जाएगी और कोयले की मांग जो है, जो सस्ती दरों पर हमको प्राप्त होती है, वो महंगी हो जाएगी, जिससे जन कल्याण की भावना समाप्त हो जाएगी। लोग अधिक महंगाई के कारण जो निम्न जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनका जीवन कष्टमय हो जाएगा। तो निश्चित है कि यदि देश का आर्थिक विकास चाहिए तो सार्वजनिक क्षेत्र को और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है कि असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के संरक्षण की क्या आवश्यकता है। उसमें संरक्षण में मजदूरी और सुरक्षा और स्वास्थ्य पर हमको चर्चा करनी है। असंगठित क्षेत्र में सभी लोग जानते हैं कि यह ऐसा क्षेत्र है जहां पर किसी भी सरकार के नियम लागू नहीं होते हैं। यहाँ के श्रमिकों का किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन सरकार के पास नहीं होता है, जिस कारण से इन्हें कम वेतन पर काम करके जीवन यापन गुजारना पड़ता है। इन्हें किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं प्राप्त हो पाती हैं। इन्हें बिना कारण बताए नौकरी से बाहर किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, हमें इन तीन ही बिंदुओं पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम मजदूरी पर चर्चा करते हैं। असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को निरंतर कार्य करना पड़ता है। उन्हें 10 से 12 घंटे तक ओवर टाइम तक कार्य करना पड़ता है और यह जो, क्योंकि सरकार के द्वारा एक मानक तय है कि हम 8 घंटा से ज्यादा किसी भी श्रमिक से कार्य नहीं ले सकते हैं। यदि उससे ज्यादा लेते हैं तो उसे उसका हमें धन या उसका वेतन हमको अतिरिक्त देना पड़े। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बेरोजगारी की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है, जिस कारण से उन्हें यानी मजदूरों को, श्रमिकों को यह समझौता करना पड़ता है कि उन्हें 10 से 12 घंटे तक कार्य करना पड़ जाए। उसका उन्हें कोई किसी भी प्रकार का वेतन भी नहीं प्राप्त होता है, जिस कारण से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब कम मजदूरी पर काम करेंगे तो निश्चित है कि सरकार को यह चाहिए कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों या सरकारी सेक्टर के हों, जो भी श्रमिक हैं उनके कार्यों के दिवस और एक दिवस में कार्य करने के घंटों की माप तथा उनका वेतन यदि सरकार के द्वारा निश्चित कर दिया जाए तो निश्चित है कि मजदूरों का शोषण बंद हो जाएगा, उनका स्वास्थ्य भी सुधर जाएगा और उनकी आर्थिक दशा भी मजबूत हो जाएगी। यदि मजदूरी घंटे के हिसाब से प्राप्त हो जाए तो निश्चित है कि श्रमिकों को कार्य करने में और आसानी हो जाए, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। दूसरा है सुरक्षा। प्राइवेट सेक्टर में अधिकतर श्रमिकों का शोषण होता है। जो
क्षेत्र के श्रमिक होते हैं उन्हें नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती है, उन्हें कभी भी उनके काम से हटा दिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में श्रमिक असुरक्षित महसूस करते हैं तथा कई ऐसे श्रमिक होते हैं जो जोखिम भरा काम भी करते हैं। जैसे लौह अयस्क में भट्टियों में जहाँ लोहा गलता है, यदि बाउलर यदि फट जाए तो उसका इतना अधिक ताप होता है कि उसकी चपेट में आने वाले मजदूरों की मृत्यु तक हो जाती है। ऐसे ही केमिकल प्लांटों में काम करने वाले मजदूर होते हैं, उनके साथ भी दुर्घटना घटित हो सकती है। इसी प्रकार से प्लास्टिक के उद्योग हैं, वहां पर भी यदि आग या मानवीय आपदा किसी भी प्रकार की आ जाए तो उनके भी प्राण संकट में पड़ सकते हैं। कोयले की खान हो, वहां पर भी आग लगने या कोयले की जो दीवारें हैं वो धंसने का डर बना रहता है, जिस कारण से जो अनंत गहराई से कोयला निकाला जाता है उनके लिए भी जीवन संकट में बना रहता है। तो ऐसे मजदूरों के लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे उन्हें काम करने के बदले यदि उनके साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटती है तो उनके परिवार को उस एवज में कुछ ऐसी धनराशि देनी चाहिए जिससे उनका जीवन यापन सुविधापूर्वक हो सके। तो उसके लिए भी सरकार को कड़े से कड़े नियमों को बनाना चाहिए। तीसरा है स्वास्थ्य। श्रमिक हमेशा गरीब होते हैं, उनके पहनावे और उनके खान पान से ही हमको यह महसूस हो जाता है कि ये बेचारा गरीब है। क्यों गरीब है? क्योंकि उसे निरंतर काम नहीं मिलता है। सभी लोग तो अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन योग्य भी होना चाहिए। अब गरीब होने के कारण वे संपूर्ण पौष्टिक आहार नहीं प्राप्त कर पाते, और ऐसी परिस्थितियों में वो काम ज्यादा दिनों तक और या ज्यादा घंटों तक काम नहीं कर पाते, जिस कारण से उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता चला जाता है। और जब कार्य करने की क्षमता, क्योंकि स्वास्थ्य पर निर्भर करती है, वो बिगड़ती है तो निश्चित है कि उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती है। तो ऐसे में सरकार को यह कदम उठाने चाहिए कि जो भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उन्हें सरकार के द्वारा राशनिंग सुविधा के माध्यम से उन्हें अनाज उपलब्ध कराया जा सके, सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जा सके, ताकि उन्हें महंगा अनाज बाजार से खरीदना न पड़े और जो पैसा बचे उसे अन्य खाद्यान्न वस्तुओं में वो उनका उपयोग कर सके, ताकि उसके बच्चे कुपोषित ना हो पाएं। यदि बच्चे कुपोषित हो जाते हैं तो अनेक प्रकार की बीमारियां बच्चों को बचपन से ही घेर लेती हैं, जिससे उनके मस्तिष्क पर या उनके शरीर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अरस्तु ने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर पर स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और व्यक्ति का संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास तभी होगा जब मस्तिष्क और शरीर की क्रियाविधि में आपस में सामंजस्य स्थापित होगा, तो उसकी क्रियाशीलता बढ़ती है। तो अगला टॉपिक थोड़ी देर बाद हम भेज देंगे। तब तक के लिए नमस्ते।